जय मां सरस्वती। नमस्कार बच्चों, धीराज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो देखिए, इनमें जो चार ऑप्शन दिया गया है, जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी। तो मिट्टी का उपयोग हम लोग लेंस बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं। मिट्टी का उपयोग हम लोग लेंस बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी है। अर्थात प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी है ना? आइए देखते हैं। सबसे पहला चीज ये जानते हैं कि लेंस की क्षमता को P से सूचित किया जाता है और P बराबर होता है 1/f। अर्थात हम इसको ये भी कह सकते हैं P = 100 सेंटीमीटर बटा f। अब आइए देखिए, आपके पास कितना डायोप्टर दिया गया है? कितना डायोप्टर दिया गया है? एक डायोप्टर दिया गया है। अर्थात P का मान आपका कितना है? एक डायोप्टर है। तो ये आपका हो जाएगा 100 सेंटीमीटर बाय f। ये 1 और f आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, बच गया कितना? f = 100 cm सेंटीमीटर। तो देखिए हमारा आंसर किस में आ रहा है? प्लस में। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस होती है। अर्थात f का मान हमारा कितना आ गया? 100 सेंटीमीटर। तो देखिए ऑप्शन में 100 सेंटीमीटर कहाँ है? ये सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात आपसे प्रश्न पूछे कि एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर अर्थात D है, तो उस लेंस की फोकस दूरी है। अर्थात उस लेंस की फोकस दूरी कितनी है? तो उस लेंस की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर है। हमने इसे निकाला। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए, आंसर आपका क्या हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर प्लस में होगा, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस होती है, धनात्मक होती है। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किसी बिंब का अर्थात वस्तु, बिंब का अर्थ क्या हो जाता है? वस्तु। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखा जाना चाहिए? अर्थात एक उत्तल लेंस में हमें किसी वस्तु का वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करना है, तो वस्तु को हमें कहां रखना होगा? तो वस्तु को फोकस दूरी की दोगुनी दूरी, अर्थात हम इसे 2f भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 2f। उसे 2f पर रखा जाएगा, तभी जाकर के वस्तु के साइज का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर। क्या है? पतला लेंस किसे कहते हैं? तो पतला लेंस
उत्तल लेंस को पतला लेंस भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, किसे? उत्तल लेंस को पतला लेंस भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? यह प्रश्न कई बार फाइनल एग्जाम में आ चुके हैं। देखिए क्या कह रहा है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं और प्रकाश के परावर्तन के भी 2 ही नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं, प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम हैं, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम हैं। थोड़ा पीछे वाला प्रश्न में आते हैं। क्या कहा है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। इनमें से एक बात हमें याद रखना है कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम, प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम है, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम, ध्यान दीजिएगा, दूसरा नियम जिसे साइन आई बटा साइन आर से सूचित किया जाता है, या इसी से दूसरा नियम को प्रदर्शित किया जाता है और इस नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है। किसका नियम कहा जाता है? स्नेल का नियम। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं, जिसका मान साइन आई बटा साइन आर होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए सवाल आपका है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी जो बनाया जाता है, सरल माइक्रोस्कोप, साधारण माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, उसमें आपका उत्तल लेंस का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसमें? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में। किसमें? सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान साइन आई बटा साइन आर होता है। साइन आई बटा साइन आर होता है। साइन आई बटा साइन आर होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान साइन आई बटा साइन आर होता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक उत्तल लेंस होता है, गौर से सभी ऑप्शन को पढ़ेंगे तभी आपको इसका आंसर सही सही मिलेगा। एक उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस क्या होता है? देखिए पहला ऑप्शन क्या कहा? सभी जगह समान मोटाई का होता है, जो गलत है। दूसरा कहा बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा होता है, ये भी गलत है। किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, ये सही है। आइए एक उत्तल लेंस बनाते हैं। ये रहा आपका उत्तल लेंस। तो हम क्या देख रहे हैं? दोनों किनारे पर पतला है और बीच का जो भाग है, ये बीच का भाग क्या है? अपेक्षाकृत मोटा है, अर्थात किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। यही आपका उत्तल लेंस होता है ना। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन m किसके बराबर होता है? अवतल लेंस का आवर्धन हो जाता है v बटा u। अवतल लेंस का आवर्धन क्या हो जाता है? v बटा u। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। आंसर डी, अर्थात v बाय u। v बाय u आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिराज ऑनलाइन क्लासेस का यूट्यूब चैनल या यूट्यूब लिंक है जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और डिराज
ऑनलाइन क्लासेस का स्थान है डाक बंगला बेलहरबा का। जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट, ये दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। फोकसांतर को छोटी f से सूचित करते हैं, वक्रता त्रिज्या को बड़ी R से सूचित करते हैं। तो f और R में या R और F में क्या संबंध है, तो आप लोग पढ़े होंगे R इक्वल टू 2F, अर्थात किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। या इसके बदले में हम एक बात और कह सकते हैं, F इक्वल टू R बटा 2। इसे हम ये भी कह सकते हैं गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा R इक्वल टू 2F। R इक्वल टू 2F। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। फिर से सवाल को देख लीजिए। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? तो निर्गत किरण कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। आपका राइट आंसर निर्गत कोण हो जाएगा। आइए अगला सवाल है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? अभी तुरंत हमने इसके बारे में बताया। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? सबसे पहला आइए हम लोग जानते हैं क्या इसमें दिया हुआ है। अगर इसे सॉल्व करें तो हम लोग कहेंगे कि F इक्वल टू दे दिया आपको +1 मीटर। क्यों 1 मीटर कहेंगे? क्योंकि आपका 1 मीटर फोकस दूरी दिया है और हम जानते हैं कि अवतल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक अर्थात प्लस होती है। ठीक है। अब कहा आपसे पूछा जा रहा है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता को P से सूचित करते हैं। इसका मान होता है 1/f, अर्थात आप रख दीजिए 1 और f का मान रख दीजिए +1 मीटर। तो ये आपका हो जाएगा टोटल 1 मीटर इनवर्स, अर्थात 1 मीटर पर पावर -1। ऊपर वो चला जाएगा तो -1 हो जाएगा। और आपको पता है 1 मीटर इनवर्स इक्वल टू होता है 1D 1 डायोप्टर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1D। क्या हो जाएगा? 1D। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1D। प्लस में किस में आएगा? प्लस में। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होता। क्या का ध्यान दीजिए। किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक, अवतल दर्पण, ये गौर से देखना आप लोग को। किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु कहां स्थित होता है। आइए आपके पास जो 4 ऑप्शन दिया गया है, दर्पण तथा उसके फोकस के बीच, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर ही, वक्रता केंद्र से परे अर्थात दूर। आइए ध्यान दीजिए, हम लोग इस पर देखते हैं कि जब भी अवतल लेंस, अवतल दर्पण की बात कहा जाए, किसकी बात कहा जाए? अवतल दर्पण की बात कहा जाए, तो ये आपका हो जाता है बाबू F, ये आपका होता है C। तो जैसे जैसे ध्यान दीजिए, फोकस से जैसे हम इधर आते हैं तो फोकस से इधर,
फोकस से लेकर के इधर जितना भी वस्तु को रखेंगे उसका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जैसे ही हम लोग फोकस को पार करते हैं, लेंस की ओर बढ़ते हैं, उसका प्रतिबिंब काल्पनिक बन जाता है। वो कैसे, तो ध्यान दीजिए, अगर हम वस्तु को फोकस और दर्पण के बीच में रखते हैं या इस वस्तु से प्रकाश दर्पण पर टकराती है, ठीक है, दर्पण पर टकराने के बाद यह मुख्य फोकस से कटते हुए निकल जाती है और जो वस्तु है वह वस्तु वक्रता केंद्र से टकराती है। लेकिन देखिए तो ये दूरी जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, अर्थात इधर नीचे प्रतिबिंब बनने की कोई संभावना नहीं है। तो काल्पनिक रूप से जब इसे हम आगे बढ़ाते हैं और इसे भी हम आगे बढ़ाते हैं तो ये यहाँ पर आकर के काल्पनिक रूप से कट जाता है ना। तो हम देख रहे हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बन रहा है, वस्तु की अपेक्षा बड़ा बन रहा है और आवर्धित बन रहा है। तो वस्तु कहाँ रखें हम, तो वस्तु को फोकस और दर्पण के बीच में रखें, वस्तु को फोकस और दर्पण के बीच रखें। तो आपका आंसर कहां पर है, देखिए दर्पण तथा फोकस के बीच में आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। राइट आंसर ए, दर्पण और फोकस के बीच या फोकस और दर्पण के बीच। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है? ध्यान दीजिए, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है? एक बात याद रखिएगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब ही सीधा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब ही सीधा बनता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब, ध्यान दीजिए, प्रतिबिंब सीधा और छोटा, अभी तुरंत हमने आपको दिखाया था कि अवतल दर्पण में, ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बना लेकिन वो बड़ा बना। कैसा बना? बड़ा बना। तो आपका काल्पनिक सीधा छोटा ये आपका उत्तल दर्पण में बनेगा। किसमें बनेगा? उत्तल दर्पण में। आपका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए, उत्तल दर्पण। क्लियर है? नेक्स्ट, आइए नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं क्या कह रहा है। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण है। अवतल दर्पण क्या है? अभिसारी दर्पण है। अवतल दर्पण क्या है? अभिसारी दर्पण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से अभी तुरंत हमने आपको बताया कि उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और छोटा बनता है और सीधा बनता है। तो उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब काल्पनिक एवं छोटा। आपका राइट आंसर ए, काल्पनिक एवं छोटा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? किस दर्पण के द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? किस दर्पण के द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो ध्यान दीजिए बाबू, समतल दर्पण में भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण में वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है। चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। पहले अगला ऑप्शन है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। तो हम कह सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब हमें अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त होगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमें अवतल दर्पण के द्वारा प्राप्त होगा। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है। बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, अर्थात कहाँ बनता है, किस पर किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है? तो किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब अवतल दर्पण से बनता है। किससे बनता है? अवतल दर्पण से किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित का कहिए तो बहुत बड़ा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा, अभी तुरंत हमने आपको बताया था कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, याद रखिएगा। किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? आभासी का मतलब काल्पनिक। आभासी का मतलब क्या हो गया? काल्पनिक। याद रखिएगा, आभासी से आपको फंसना नहीं है ना। किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब बनता है। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर। निम्न में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले एक छोटा सा फिगर बनाएंगे और हम लोग इसके बारे में देख लेंगे कि किसका फोकस दूरी प्लस और किसका फोकस दूरी माइनस होता है। ध्यान दीजिए, दाएं तरफ इधर हमेशा प्लस होता है और इधर हमेशा माइनस होता है। हम एक अवतल दर्पण बना दिए और एक उत्तल दर्पण बना रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। आप लोग को ये भी पता होगा, अवतल दर्पण का बाहरी सतह रजदीत होता है, अर्थात उठा हुआ सतह रजदीत होता है, जबकि उत्तल दर्पण में धसा हुआ सतह रजदीत होता है। तो आइए देखिए, अवतल दर्पण जो है गोलाकार बन रहा है इस इधर से, इस भाग से, तो फोकस दूरी इधर बाएं की तरफ, तो बाएं में क्या है? माइनस। और उत्तल दर्पण जब गोला बनेगा तो इधर से गोलीय कांच बनेगा इधर से, तो इसका फोकस दूरी कहाँ हो जाएगा? इधर हो जाएगा। तो अब देखिए प्लस फोकस दूरी किसकी है? तो प्लस फोकस दूरी आपका उत्तल दर्पण का है। किसका है? उत्तल दर्पण का। याद रखिएगा। अब आंसर नंबर बी। गोलीय दर्पण के ध्रुव, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ध्यान दीजिए, गोलीय दर्पण, कोई भी गोलीय दर्पण ले लीजिए, गोलीय दर्पण का ध्रुव हम इसको कह देंगे। ध्यान दीजिएगा। और यहां से मान लिया ये हम फोकस ले लिए, तो यहां से यहां तक जो दूरी है इसे हम लोग छोटी एफ फोकस दूरी कहते हैं, उसे फोकसांतर कहते हैं। फोकस दूरी या उसे हम लोग फोकसांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी या फोकसांतर कहते हैं, है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, फोकसांतर। वक्रता त्रिज्या आर, वक्रता त्रिज्या आर एवं फोकस दूरी एफ में संबंध है। अभी तुरंत हमने आपको बताया था वक्रता त्रिज्या आर इक्वल टू 2f, या हम इसको कह सकते हैं f इक्वल टू r/2। तो देखिए इन दोनों में से कहां आपका आ रहा है? देखिए क्या दिया, r बराबर f/2 गलत है, f बराबर 2r ये भी गलत है, और यहां देखिए पहला में f बराबर r/2
F बराबर R/2, मिस्टेक से 1 लिखा गया है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए F इक्वल टू R/2। हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, अर्थात हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग हजामत बनाने के प्रयोग में लाया जाता है। किसका? अवतल दर्पण का प्रयोग हजामत बनाने के लिए लाया जाता है। सोलर कुकर में प्रयोग होता है कि सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो आपका ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल तथा अवतल दोनों का। जी नहीं, इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है क्योंकि समांतर किरण पुंज जब आती है तो उससे एक बिंदु पर आकर के मिल जाती है, एक बिंदु पर आकर मिलती है, जिससे सभी जगह से आए हुए प्रकाश एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है, जिससे सोलर कुकर में खाना आसानी और जल्दी से पक जाता है। तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है, सर्च लाइट की परावर्तक सतह अवतल दर्पण की होती है। सर्च लाइट की परावर्तक सतह भी अवतल दर्पण का ही होता है। ये सब अवतल दर्पण का उपयोग है। रोगियों की नाक, कान, गले इत्यादि की जांच के लिए डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? चिकित्सा जगत में डॉक्टर रोगियों के नाक, कान, गला, नाक, कान, गला, है ना, इत्यादि की जांच के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आइए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? पानी में डूबे हुए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा कम हो जाती है। हवा में फोकस दूरी की अपेक्षा कम हो जाती है, अर्थात एक उत्तल लेंस को अगर हम लोग पानी में डुबा देंगे तो उसकी फोकस दूरी हवा की अपेक्षा कम हो जाती है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब प्रायः वास्तविक एवं उल्टा होता है। उत्तल लेंस में ध्यान दीजिएगा, जिस तरह से जो बात हम लोग दर्पण में, ध्यान दीजिएगा, दर्पण की अगर बात कहेंगे तो दर्पण में अवतल और लेंस में उत्तल। लेंस की बात करेंगे तो उत्तल, ध्यान दीजिएगा। और जो बात हम लोग दर्पण में उत्तल के लिए कहेंगे वही बात लेंस में अवतल के लिए कहेंगे, है ना। कौन सी बात है भाई? तो यही प्रतिबिंब बनने की बात। कौन सी बात? प्रतिबिंब बनने की बात। दर्पण में अवतल, लेंस में उत्तल, वहीं दर्पण में उत्तल और लेंस में अवतल। तो हमने पढ़ा कि अवतल दर्पण में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है और कभी कभी काल्पनिक और सीधा भी बनता है, लेकिन ज्यादातर वास्तविक और उल्टा बनता है। यहाँ क्या कह रहा है? उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक और उल्टा। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ध्यान दीजिए, उत्तल लेंस में भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन कब? वही आपको पूछ रहा है, जब वस्तु फोकस पर रहे। जी नहीं, फोकसांतर अर्थात फोकस से कम दूरी पर रहता है। तीसरा, अनंत पर रहता है। फोकसांतर की दुगुनी दूरी तथा अनंत पर रहता है। हमने कहा काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो वो दर्पण या लेंस से सटा हुआ रहेगा, लेंस के करीब होगा। तो देखिए क्या है? फोकसांतर से कम दूरी, फोकस अगर ये है हमारा, इससे कम दूरी अंदर की ओर बढ़ेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। फोकस से कम दूरी पर
रहता है, फोकस से कम दूरी पर रहता है। हम इसके लिए कह सकते हैं लेंस एवं फोकस के बीच, लेंस एवं फोकस के बीच, लेंस एवं फोकस के बीच। जब लेंस एवं फोकस के बीच हम लोग किसी वस्तु को रखेंगे तभी उसका प्रतिबिंब, उत्तल लेंस की बात हो रही है ना, तभी उसका प्रतिबिंब काल्पनिक प्राप्त होगा। आराम से। लेंस की क्षमता होती है, लेंस की क्षमता हमने पहले ही बताया है, लेंस की क्षमता P = 1/f। f क्या है? तो f है फोकस दूरी, f क्या है? फोकस दूरी, f क्या है? फोकस दूरी। तो 1/f जो है इसे हम लोग कहेंगे व्युत्क्रम, 1/f है इसे हम लोग क्या कहेंगे? फोकस दूरी का व्युत्क्रम। तो देखिए आपका ऑप्शन कौन सा है? फोकस दूरी की व्युत्क्रम। आंसर ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। लेंस में जब वस्तु को f और 2f के बीच रखा जाता है तब प्रतिबिंब कैसा बनता है? आइए देख लेते बना करके प्रतिबिंब कैसा बनता है। क्या कहा? देखिए लेंस में जब वस्तु उत्तल लेंस में जब वस्तु f और 2f के बीच, आइए हम वस्तु को रख दिए, ठीक है। उसके बाद यह वस्तु, इससे प्रकाश की किरण समांतर निकलेगी, है ना। उसके बाद मुख्य फोकस से कटते हुए निकल जाएगी और जो वस्तु खड़ा किए वो वस्तु लेंस के प्रकाश केंद्र से होते हुए निकल जाएगी। तो देखिए आपका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ये गौर से ध्यान से देखिए। तो आपका प्रतिबिंब वस्तु इतना सा, प्रतिबिंब इतना सा, वस्तु ऊपर की ओर, प्रतिबिंब नीचे की ओर, और यह प्रतिबिंब डायरेक्ट कट रहा है, वास्तविक बन रहा है। तो हम कहेंगे प्रतिबिंब बड़ा और वास्तविक बना, छोटा और वास्तविक बना, छोटा और काल्पनिक बना, बड़ा और काल्पनिक बना। काल्पनिक तो बना ही नहीं भाई, काल्पनिक तो बना ही नहीं, और छोटा भी बना ही नहीं, बड़ा और वास्तविक। क्या बना? बड़ा और वास्तविक, आप देख सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? दो वक्रीय पृष्ठों मतलब गोलीय पृष्ठ, कर्व के आकार का, दो वक्रीय पृष्ठों, ये लीजिए ऐसे ऐसे, या तो ले ये कीजिए ऐसे, देखिए, है ना। दो वक्रीय पृष्ठ से जो क्षेत्र बना है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको तो लेंस कहते हैं भाई। दो वक्रीय पृष्ठ से घिरे हुए ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। तो कौन सा लेंस कहते हैं? गोलीय लेंस कहते हैं, क्योंकि वक्रीय बात कह रहा है तो गोलीय लेंस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका है, किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष अर्थात दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है? दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग होता है। इसके लिए हम एक आपको ट्रिक बता रहे हैं, याद रखिएगा। आपका हो गया दूर और दूसरा हो गया निकट। ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा ताकि आपको याद रहे। दूर में कितने शब्द, दूर में कितने अक्षर? 2। निकट में कितने अक्षर? 3। तो दूर के लिए लिखिए आप लोग उत्तल और निकट के लिए आप लोग लिखिए अवतल। ध्यान दीजिएगा, उत्तल में कहें तो 3.5 अक्षर और अवतल में कहें तो 4 अक्षर। बड़का बड़का में मिलेगा, छोटका छोटका में मिलेगा।
2 आपका छोटा है, 3.5 आपका उधर छोटा है, इधर 3 बड़ा है तो उधर आपका 4 बड़ा है। तो याद रखिएगा दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस और क्या लिख दिए, और निकट दृष्टि दोष में, और निकट दृष्टि दोष में, और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। आइए 2 सवाल और पढ़ेंगे। नई कर्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार, जो चिन्ह परिपाटी लाया गया उसके अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। कि दर्पण के सामने, ध्यान दीजिए, अगर हम लोग किसी भी दर्पण की अगर हम बात करते हैं तो वस्तु को जो हम रखते हैं, तो वस्तु को जो रखते हैं वह वस्तु ऋणात्मक होता है। क्या हो जाता है? ऋणात्मक हो जाता है। क्या हो जाता है? ऋणात्मक हो जाता है। आइए, प्रत्येक लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं। प्रत्येक लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि लेंस की 2 वक्र सतह होती है, क्योंकि लेंस में 2 वक्र सतह होते हैं। आगे आइए नेक्स्ट सवाल की ओर। गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी f, वस्तु दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v में क्या संबंध है? गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी f, वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v में क्या संबंध है? लेंस में ध्यान दीजिएगा 1/f इक्वल टू हो जाता है 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u। ऐसा आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक आप लोग शेयर कीजिएगा, और इसी तरह हम आप लोगों के समक्ष इम्पोर्टेंट चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आएंगे और आपको आने वाले आपके फाइनल एग्जाम में मदद करेंगे। सभी सब्जेक्ट का आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।